वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिविल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसमें हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए संविधान में क्या लिखा है, सिविल लॉ क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, हिंदू कोड बिल क्या है और इसके बारे में संविधान सभा की क्या मंशा थी। आज हम इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो तब तक जुड़िए हमारे चैनल से और जानिए क्या होता है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। आज हम समान नागरिक संहिता से संबंधित हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं और करंट में जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला गोवा है। 1867 में पुर्तगाल ने गोवा में समान नागरिक संहिता लागू की थी। तो हाल ही में समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड राज्य ने भी अपना लिया है, ये आपको पता होगा। तो चलिए हम इन सब में सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द आखिर कहाँ से आया है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 2 तरह के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है मूल अधिकार, जो भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। उससे उन नागरिकों से सामान्य परिस्थितियों में यह अधिकार नहीं छीने जा सकते। यदि इन अधिकारों में कटौती या किसी तरह की हनन होता है तो इन अधिकारों के हनन के आधार पर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरा है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान में जगह दी गई है। जैसा कि आप मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के उल्लंघन के आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, अदालत नहीं जा सकते। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए रखे गए हैं। अपनी नीति बनाते वक्त सरकार इनको ध्यान में रखती है। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मौजूद हैं। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात करता है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा, लेकिन राज्य के लिए यह बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 44 के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार के लिए इसको मानने की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। जब वह चाहें इसे अपना सकती है। ये ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिविल लॉ क्या है। आप जानते हैं कि अदालतें 2 प्रकार की होती हैं, जिसे हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, जिसे हम फौजदारी और दीवानी मामले भी कह सकते हैं। हम पहले क्रिमिनल लॉ मामले की बात करेंगे। क्रिमिनल लॉ के केस में हम किसी व्यक्ति बनाम सरकार के बारे में मुकदमा बनता है। क्रिमिनल लॉ में चोरी, हत्या, डकैती या किसी के ऊपर हाथ उठाना आदि मामले आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत में क्रिमिनल मामलों के केस में सभी को समान न्याय और समान मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन सीआरपीसी, आईपीसी कानून सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति का हो। लेकिन सिविल मामलों में मुकदमा क्रिमिनल लॉ के विपरीत, अर्थात सिविल मामलों में मुकदमा सरकार के विरुद्ध खिलाफ नहीं दर्ज बनता, बल्कि यह मुकदमा 2 व्यक्ति, 2 समुदायों, 2 संस्थानों के बीच बनता है। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी के जमीन संबंधित मामला हो सकता है, मानहानि और विवाह तलाक संबंधी जितने मामले होते हैं वे हमारे सिविल मामले में आते हैं। जहां क्रिमिनल लॉ में दंड को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सिविल मामलों में सेटलमेंट, मुआवजा आदि को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सजा का प्रावधान नहीं होता है। सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों को जानने के बाद एक बात स्पष्ट है कि क्रिमिनल मामलों में जो कानून होते हैं वो सभी संप्रदायों के लिए एक समान होते हैं।
जबकि सिविल मामलों में ऐसा नहीं होता है। इसी को एक रूपता देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग चल रही है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो सिविल मामलों में भी सभी संप्रदायों, सभी जाति, सभी धर्म के लिए एक समान रूप, एक समान नियम और कानून होते। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संविधान सभा के सदस्यों महात्मा गांधी, अंबेडकर के क्या विचार थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। हालांकि महात्मा गांधी डीपीएसपी को संविधान का डस्टबिन कहा करते थे और उनका मानना था कि जो प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने कहीं नहीं डाल पाए उन्हें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। संविधान सभा के दूसरे सदस्य के.टी. शाह तो यह कहा करते थे कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, जब पैसा हो तब इसे लागू करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा में बहुत सारी बहस हुई। बहस के बाद 23 नवंबर 1948 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में चेयरपर्सन की कुर्सी पर उपस्थित हरेंद्र कुमार मुखर्जी बैठे थे। तभी मुंबई की ओर से संविधान सभा के सदस्य के मसानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव आने पर इसमें जोरदार बहस होने के पश्चात कुछ सदस्य इसके समर्थन में थे। इसका समर्थन करने वाले सदस्यों में भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इनका तर्क था कि विवाह आदि का पर्सनल लॉ से क्या लेना देना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तो यहाँ तक कहा करते थे कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों के बीच एक रूपता का कारण बन सकती है। अंबेडकर का तर्क यह था कि इस देश में कंप्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ज़्यादातर सिविल मामले कानून भी यूनिफॉर्म हैं। सिर्फ शादी और उत्तराधिकार के मसलों पर हम दखल नहीं दे पाए हैं और आर्टिकल 35 के जरिए उसे ही छूना चाहते हैं। मुसलमानों में शरीयत का पालन पूरे देश में एक जैसा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे कानून पहले से पर्सनल लॉ में दखल देते हैं, लेकिन 175 साल के ब्रिटिश रूल में भी उन्होंने कुछ पर्सनल लॉ को नहीं छुआ है, जैसे शादी से जुड़ी हुई प्रैक्टिस या उत्तराधिकार का कानून। मुझे कोई शक नहीं है कि एक वक्त आएगा जब पूरे देश में एक जैसा सिविल लॉ होगा, लेकिन अभी वह वक्त नहीं आया है। अंग्रेजों ने भी 175 सालों में ऐसा नहीं किया है। कुछ सदस्य इसके विरोध में थे। इसमें हमारे मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, मौलाना हजरत, और यह कहा करते थे कि हमारे देश में बहुत सारे कानून पहले से ही पर्सनल लॉ में दखल देते हैं। इस बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में डाल दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 1951 में अंबेडकर के नेतृत्व में संसद के लिए एक हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, बहुविवाह पर रोक जैसी बातें थीं। बिल पेश होते ही संसद में हंगामा होने लगा। साल 1955 में नेहरू ने साहस दिखाते हुए 3 हिंदू कोड बिल पारित किए, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पारित हुए। तो दोस्तों, मैंने आपको समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।